नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो वो बच्चे कमेंट कर रहे थे जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी गलती का क्या प्रभाव पड़ सकता है और कौन सी जो आपने मिस्टेक कर रखी है उसका क्या सोल्यूशन है। 28 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आपके पास में अभी भी 5-6 दिनों का टाइम है। तो बिंदास होकर तैयारी करिए, इस चीज़ की टेंशन मत लेना। प्रत्येक चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। लेकिन उससे भी पहले प्रॉब्लम यह थी कि देखिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 21 दिन के अंदर अंदर एग्जाम करवाए जा सकते हैं, ऐसा बोर्ड का बोलना है। तो मतलब काफी सारे बच्चों ने मेरे से यह सवाल किया कि सर, हम 21 दिन के अंदर तो कोई एक गाइड भी तैयार नहीं कर सकेंगे और हमने अभी तक तो तैयारी कर ही नहीं रखी है, तो हमारे को किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मतलब टेक्निकल हेल्पर के लिए लेटेस्ट मैंने नोट्स तैयार किया, जो कि आपके टेक्निकल हेल्पर का जो कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन है ना, उसको कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाली है। जीके वगैरह का मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं कि टेक्निकल पोर्शन इसके अंदर कंप्लीट रहने वाला है। प्री भी आप इससे क्लियर कर पाओगे और मेंस के अंदर भी आपके ये काम आने वाले हैं, क्योंकि मेंस और प्री दोनों में टेक्निकल सिलेबस है वो आईटी का रहने वाला, कोई भी टॉपिक इन्होंने अलग से नहीं बता रखा है। तो इसके अंदर आपको लगभग 270-75 पेज मिलने वाले, ये आप देख सकते हो। कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने खुद ने तैयार किए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन नोट्स को किसी बुक के साथ में कंपेयर मत करना। कोई बच्चा बोलता है ये बुक है वो बुक है, देखिए बुक और नोट्स में बहुत सारा फर्क है। इस नोट्स के अंदर जो चीजें मैंने आपको दे रखी है वो किसी एक बुक के अंदर नहीं मिलने वाली है। और बुक के अंदर देखिए, आईटी के एग्जाम के अंदर जो चीजें पूछी जाती है वो भी दे रखी होती है। आपके व्यवहारिक जो मतलब आपका जीवन है उसके अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी दे रखा होता है। लेकिन नोट्स के अंदर केवल और केवल मैंने आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रखी है जो कि आपको टेक्निकल हेल्पर एग्जाम के अंदर क्रैक करने के लिए काम आने वाली है। ये जो नोट्स है उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं कर रखी है। तो टेक्निकल सिलेबस आप इसकी मदद से कम दिनों के अंदर भी तैयारी कर सकते हो। अलग अलग बुक्स मैंने इसके अंदर बहुत ही शानदार निचोड़ इसके अंदर डाल के रखा है। और इस बुक से अगर आप अध्ययन करते हो तो मैं आपको बोलता हूं कि जो बच्चे 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे थे उनको भी एग्जाम के अंदर टक्कर दे सकते हो। आप ऑर्डर किस हिसाब से कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। बाई पोस्ट में आपको ये चीजें वो सेंड करने वाला हूं। हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आपको मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है टेक्निकल हेल्पर के लिए, टेक्निकल पोर्शन की वो मिल जाएगी। तो आप वो टेस्ट सीरीज है और ये नोट्स है, इनको शानदार तरीके से तैयार कर लेते हो तो प्री के अंदर आप पास ही नहीं, बहुत ही गजब के मार्क्स भी लेके आ सकते हो। और मेन के अंदर भी आपको ये टेक्निकल सिलेबस है, टेक्निकल वाली चीजें मेन एग्जाम के अंदर भी काम आपको देने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज नंबर 3 है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन कर रखा है। तो इसका जो सब टॉपिक है पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर एक चीज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। देखिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ओनली सच कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड व्हिच विल इश्यूड बाय द कंपटेंट अथॉरिटी प्रियर टू द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। उसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कितना पुराना चल सकता है। जैसे कि अलग अलग बच्चे अपना टाइम बता रहे थे कि मैंने 2015 में बना लिया, मैंने 18 में बना लिया, मैंने ये अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। पॉइंट नंबर आप 4 पढ़ोगे तो इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 12 महीने से ज्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए। पहला केस तो है ये। उसके बाद में 12 महीने से ज्यादा आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो वो मैक्सिमम 3 साल तक पुराना हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक एफिडेविट है, यानी कि शपथ पत्र है, वो आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। उस शपथ पत्र की मदद से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक पुराना है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुल मिला के बात यह है कि 1 साल तक पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भी मान लीजिए कि 3 साल तक का आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड कर दिया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको केवल और केवल एक शपथ पत्र देना है कि मैं इस कास्ट से आता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप मतलब इस पार्टिसिपेट, ये जो कंपटीशन है इस एग्जाम से या मतलब इस भर्ती से बाहर नहीं होंगे। मैक्सिमम 3 साल तक का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको वहां पे शपथ पत्र देना होगा। अब बात ये आती है कि सर, जिन्होंने 2015 में 15 का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो अपलोड कर दिया, 2010 का अपलोड कर दिया और उससे पहले का बाद का कोई भी मतलब अपलोड कर दिया जो कि 3 साल से ज्यादा पुराना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि नियमानुसार यहाँ पे इन्होंने जो चीजें मेंशन कर रखी है उसके हिसाब से 3 साल से पुराना अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, इनके पास में अधिकार है। लेकिन मेरे हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका फॉर्म है 2015 का अगर कास्ट सर्टिफिकेट
फिर आपने अपलोड किया तो भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 साल के लिए आप शपथ पत्र दे सकते हो। तो जब भी भर्ती पूरी होगी उस टाइम मतलब 5 साल का भी शपथ पत्र दे पाओगे, उस चीज़ से इनको कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है 3 साल तक आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो आपको किसी प्रकार के नियमों से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा आपका पुराना है तो आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो बच्चे नया फॉर्म भरना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उसके बाद में आपको आ जाना है, देखिए दोस्तों पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर है 6 नंबर पेज के अंदर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। देखिए 5 नंबर पेज के अंदर यहाँ पे नीचे एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पेज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित चीज़ें मेंशन कर रखी है। ये पॉइंट उन बच्चों के काम आने वाला है जिन्होंने आईटी वायरमैन ट्रेड से कर रखी है। एक बच्चे का मेरे पास में कॉल आया कि सर मैंने 8वीं करने के बाद में आईटी वायरमैन की कर रखी है, उसके बाद में 10th कर रखी है, लेकिन मेरा फॉर्म और यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उन बच्चों को बता दूँ कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट पोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम आरबीएसई, सीबीएसई और एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड अलोंग विद आईटी, यानी कि मतलब सेकेंडरी का एग्जाम आपने पहले पास कर रखा है, उसके बाद में आपके पास में आईटीआई तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। आईटी वायरमैन वाले बच्चों ने आईटीआई करने से पहले 10th कर रखी है, तब तो आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे, अदरवाइज फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ये आपको नोटिफिकेशन के आपके पेज नंबर 5 में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेज नंबर आपको जो 6 आता है उसका पॉइंट नंबर 3 है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे मतलब फाइनल ईयर के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में, और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मार्कशीट के अंदर कौन सी डेट है जो कि मतलब उत्तीर्ण होने की फॉर्म के अंदर मेंशन करनी है तो कौन सी मानी जाएगी, क्योंकि मार्कशीट के अंदर अलग अलग डेट वहां पे मेंशन कर रखी है। तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, इससे यहाँ पे पता चलेगा। तो इसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ। देखिए फाइनल ईयर के अंदर जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आईटी के सेकंड ईयर के अंदर वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ही चीज मेंशन कर रखी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस टाइम आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यही चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज उन्होंने बता रखी है, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, यानी कि जब आपका रिजल्ट आया है ना उसी डेट को आपकी मतलब योग्यता ग्रहण करने की मतलब डेट माना जाएगा। यानी कि आपकी मार्कशीट के अंदर सबसे नीचे रिजल्ट डिक्लेयर होने की जो डेट दे रखी है उसी डेट को मतलब आपको वहां पे फिल करना है जहां पे इन्होंने बता रखा है मतलब आईटी कौन से साल में उत्तीर्ण कर रखी है, तो वो डेट आपको वहां पे मेंशन करनी है। अदरवाइज आपने कोई भी डेट जो मतलब मार्कशीट के अंदर मेंशन कर रखी है वो मेंशन मार्कशीट में दे रखी है वो मेंशन कर दिया तो उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट उसकी वजह से नहीं होगा, हालांकि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसी डेट को मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में आई है ऐसा माना जाता है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको चलना है पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 पे यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ बता रखी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं वो मतलब क्या कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो मतलब दो तीन लाइनें लिख के अपलोड करने हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। एक गंभीर बहुत ही गंभीर इश्यू है। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है उस पर अपने साइन नहीं किए, तो साइन इन्होंने नहीं मांग रखे हैं। नोटिफिकेशन का पेज नंबर 14 आप यहाँ पे रीड कर लेना, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे बता रखा है सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बारे में। 14 और 15 नंबर जो पेज है उसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। 14 नंबर पेज है उसका पॉइंट नंबर 4 में, तो आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चे का मेरे पास में जब मेरे वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया उसी टाइम कॉल आया, उसने बताया कि मैंने यहाँ पे देखिए नेम जहाँ पे फिल करना है ना आई के बाद में वहाँ पे मैंने अपना नेम है उसको फिल नहीं किया और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ ये जो है उसको मतलब अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिख के अपलोड कर दी। ये बहुत ही गंभीर इश्यू है। अगर आपने इसके अंदर अपना नाम मेंशन नहीं कर रखा है तो डिपार्टमेंट क्या सोचेगा भी किसने ये घोषणा की है। तो नेम अगर आपने इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा है तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए बेटर रहेगा कि ये फॉर्म आप दोबारा से सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी का नाम गलत कर दिया, कुछ बोल रहे हैं पापा का नाम गलत मेंशन कर दिया, कुछ बच्चों ने अपनी नेम की जो स्पेलिंग है उसके अंदर मिस्टेक कर दिया। तो ये इस प्रकार की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको फॉर्म दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 28 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो 29 या फिर 30 तारीख से एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपने नेम वगैरह उनको एडिट कर पाओगे, लेकिन कैटेगरी वगैरह इनको आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के बात यह कि जिनको
जिनको लग रहा है कि उसके फॉर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंभीर इश्यू है, तो वो अभी भी फॉर्म है वो दोबारा सबमिट कर सकते हैं। 2 फॉर्म भरोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 1 से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो लेटेस्ट वाला यानी कि जो सबसे लास्ट जो आप फॉर्म भरोगे वो माना जाएगा, पहले वाले ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा कोई इश्यू है तो आप फॉर्म अभी दोबारा भर देना। बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सकता है वो भी इस प्रकार की किसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में चले गए होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, पेड कोर्सेज है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो उन सब चीज़ें से आप अध्ययन कर लेना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।